ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीनों का कालखंड कुंभ के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं आने वाले महीने में क्या प्रमुख जो चीज़ें होती हैं, करियर, बिजनेस, जनरल प्रेडिक्शंस, उसके बारे में विवेचना करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जिसमें चंद्रमा के गोचर पर आधारित कई वीडियोस का विवेचन करता हूँ, और ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं ये अति विशेष होते हैं, क्योंकि 90 दिन के कालखंड में आने वाले ग्रहों की स्थितियों में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या प्रभाव बदल रहे हैं, इनको समझने के लिए और इनके स्थिति के अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है, जिससे हमें पता चले कि हाँ, ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव है और हम क्या क्या चेंजेस अपने जीवन में उसके हिसाब से ला पाएँ। क्या अच्छा हो रहा है उसका लाभ उठाएं, क्या बुरा हो रहा है उससे बच के रहें। इन सभी के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए, जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ घट रहा है। जुलाई का महीना वो होगा जब शुक्र अपनी ही राशि में होंगे और शनि के प्रभाव में होंगे। वहीं शनि और बुध दोनों वक्री हो जाएंगे जुलाई में, और जुलाई के अंत तक आते आते शुक्र और गुरु की जोड़ी, जो दो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, उनकी जोड़ी बनेगी। अगस्त के महीने में, वैसे तो जुलाई के अंत में ही हो चुका होगा, लेकिन मंगल जब कन्या में आएंगे तो शनि मंगल का समसप्तक योग, आमने सामने आएंगे। सूर्य राहु केतु के एक्सिस में फंस जाएंगे और बुध अगस्त में पुनः मार्गी हो जाएंगे। और सितंबर का महीना 2 ग्रहण लेकर आएगा, जीवन में बहुत कुछ बदल कर जाएगा। मंगल शनि का षडाष्टक योग भी सितंबर में बनेगा, और पिता पुत्र यानी कि शनि सूर्य भी आमने सामने सितंबर में ही आएंगे। 2 ग्रहण लग रहे हैं सितंबर में, एक आपके लग्न में ही लगेगा और एक आपके अष्टम में लगेगा, तो ये भी बहुत बदलाव देकर जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न मैं अपने स्तर पर करूँगा। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, हमेशा की तरह बताने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना सबसे बड़ा परिवर्तन या पहला परिवर्तन जो होगा वो शुक्र का ही होगा। वैसे तो जून के अंत में शुक्र का गोचर हो गया होगा, लेकिन जब मैंने पिछली बार त्रैमासिक बनाया था तो मैंने कहा था कि जुलाई से ही शुक्र की को हम देखेंगे, क्योंकि अंत में राशि परिवर्तन हुआ, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे या ऑलरेडी वहीं पे होंगे। पहला तो वो 2 प्रकार के राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक वो भाग्येश है, एक चतुर्थेश है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, तो 2 राज्यों पर ऊपर से ये पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र स्वराशि के हैं, अपनी राशि के केंद्र भाव में। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि में केंद्र में होता है तो उसको वो पंच महापुरुष योग बनाता है। कोई भी ग्रह नहीं, केवल 5 ग्रह ही हैं, बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल और बुध। ये 5 ग्रह ही पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो जब ये केंद्र में अपनी राशि या अपनी उच्च की राशियों में होते हैं तो इनको कहा जाता है पंच महापुरुष योग। तो ये बहुत शुभता का प्रतीक होता है। लग्नेश भी देखेंगे, अब 13 तारीख तक तो ये बहुत शुभता का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ तक शनि वक्री नहीं होंगे। तो महीने का जो शुरुआती भाग है बहुत अच्छा रहेगा। शनि लग्नेश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। शुक्र चौथे घर में बैठे हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी, 12वां भाव सेल ऑफ प्रॉपर्टी या व्यय स्थान। अब ये 2-3 कॉम्बिनेशन बताता है, क्योंकि शुक्र खुद चौथे घर में है। ये पहला तो प्रॉपर्टी बेचने का योग बना देता है, और प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेने का योग भी बन जाता है। इसके साथ ही शुक्र घर के मॉडिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, इंटीरियर्स का काम, 12वां घर खर्चा। तो शनि जब दूसरे घर में बैठकर शुक्र को देखेंगे, जो चौथा घर है, जहाँ पे वो देख रहे हैं चौथा घर और चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि घर में मरम्मत तो करानी पड़ ही सकती है। लेकिन अगर आप घर के रेनोवेशन आदि का प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से, तो उसके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। इवन अपनी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी में कुछ
काम कराना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा, घर नया, एक पुराना घर बेचकर अपना प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेने के लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। इवन क्योंकि शनि दूसरे घर से बैठकर देख रहे हैं और शुक्र चौथे घर में है, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, उसके लिए भी अच्छा योग है। और घर में भौतिक खुशियाँ आने का योग बन जाता है। शुक्र जब चौथे घर में आते हैं वैसे ही अच्छा होता है, लेकिन अपनी ही राशि में है तो घर में भौतिक खुशियाँ आती हैं, लग्जरीज आती है, महंगी वस्तुएं आती हैं। यहाँ से शुक्र आपके 10वें घर को देखेंगे और भाग्येश हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। ये दिखा रहा है कि 10वें से सप्तम के स्वामी 10वें घर को देखना, यानी कि एक प्रकार से रिकॉग्निशन मिलना, और वो 10वें से 12वें के स्वामी हैं तो डिपार्टमेंटल चेंज और इवन कुछ ना कुछ रोल परिवर्तन भी आपका हो सकता है। बस ध्यान दीजिएगा, शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ाता है। अब शनि 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक तो लग्नेश है, मैं आऊँगा और उस चीज़ पर, लेकिन उनका चौथे घर को देखना और चौथे घर के स्वामी को देखना, ये अचानक से 13 तारीख के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाना शुरू कर देगा, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लाना शुरू कर देगा। घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है और घर में अत्यंत खर्चा बढ़ेगा 13 तारीख के बाद, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके तो लग्नेश हैं तो आप पर प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, अपने और अपने घर वालों की हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। और इवन कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि ये शुक्र वक्री शनि के प्रभाव में 10वें घर को देखेंगे तो भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स 13 तारीख के बाद बढ़ जाएगी। अपनी मानसिक सेहत और इमोशनल सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। शनि लग्नेश हैं, दूसरे घर में वक्री हो जाएंगे, सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा। ये मारक भाव है, तो लग्नेश का मारक भाव में वक्री होना अचानक से आपकी खुद की सेहत पर बुरा प्रभाव देता है। और क्योंकि कुटुंब भाव में वक्री हो रहे हैं तो घर में लड़ाई झगड़े, घर में कलह कलेश, और घर में पुनः ये भी दिखा रहा है कि कोई बीमार पड़ सकता है। आपके 12वें घर के स्वामी हैं, कुटुंब भाव में दूसरे घर में वक्री हो रहे हैं। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट्स, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस पर मैं विस्तृत से एक वीडियो बनाऊंगा अवश्य, क्योंकि शनि अष्टम को भी देख रहे हैं, इम्पल्सिवनेस भी रहेगी और एक चिंता भी आपको घेर लेगी। और क्योंकि वो 11वें घर को भी देख रहे हैं तो इसलिए कहूँगा कि बहुत जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा। 13 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे तो जीवन में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और सूर्य 16 तारीख को कर्क में आकर बैठ जाएंगे, छठे भाव में। छठे घर के जो सूर्य हैं वो अच्छे माने जाते हैं, उनमें कोई ऐसी खराबी नहीं होती, बल्कि अच्छी ही पोजीशन है उनकी। और वो बुध के साथ भी बैठेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि ये बुध वक्री होने वाले हैं, तो आऊँगा थोड़ी देर पर। लेकिन अपने आप में जब छठे घर में सूर्य आते हैं तो लीगल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। लग्नेश से त्रिकोण में है और लग्नेश अभी अभी वक्री हुए हैं, तो कोई बहुत पुराना लीगल ट्रबल चल रहा था उससे निकलने का मौका मिलता है। और यहाँ से वो 12वें घर को देखेंगे और वो 7वें घर के स्वामी हैं, 7वें से 12वें में बैठे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं। बिजनेस में कुछ मेजर चेंजेस लाने का मौका मिलेगा और इवन विदेश संबंधित कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। लेकिन सप्तमेश अपने से 12वें में है, सप्तम से अष्टम में एक ग्रह वक्री हो गया और सप्तम से 12वें में अब अभी बुध भी वक्री होने वाले हैं। मैरिड लाइफ, और सप्तम में ऑलरेडी क्या है, मंगल केतु, अंगारक दोष, और ये मंगल दोष अभी भी है और अभी अगला जो गोचर होगा मंगल का तो अभी खत्म नहीं होने वाला। तो मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट ये सूर्य के गोचर से पड़ना शुरू हो जाएगा 16 तारीख से। कंपटीशन के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में भी बुद्धिमत्ता और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और दुश्मनों पर भी भारी रहेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ पर बुरा इम्पैक्ट है। 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि छठे घर में वक्री ग्रह अच्छा इम्पैक्ट देते हैं और बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये फिर से कहूँगा लीगल मैटर्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपका इवन डाइवोर्स केस ही बहुत लंबा चल रहा है उसको भी ख़त्म करने का मौका, बिजनेस में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनसे निकलने का मौका, अदरवाइज कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जॉब बदलना चाह रहे थे, 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, 10वें से अष्टम के स्वामी है, लग्न से अष्टम के स्वामी है, वक्री हो गए हैं, तो अगर कोई डिपार्टमेंटल चेंज चाह रहे थे या जॉब चेंज करना चाहते, अचानक से नए मौके आ जाएंगे। और छठे घर में वक्री बुध दुश्मनों पर बहुत हावी रहता है। काल पुरुष की कुंडली में बुध छठे घर में ही उच्च के होते हैं, इसीलिए छठे घर की बुध की पोजीशन भी अच्छी मानी जाती है। तो ये बुध का वक्री होना आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लग्नेश से त्रिकोणीय संबंध है,
इसलिए वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी और भयंकर गुस्सा आएगा। तो गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। कोई भी लिखा पढ़ी के काम, फाइनेंशियल निर्णय जल्दबाजी में अगर लिए तो उसके खराब होने की, गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये बुध वक्री थोड़े से अच्छे तो थोड़े से बुरे आपके लिए हैं। सेहत का ध्यान दीजिएगा। रोग स्थान में, मारक स्थान में 2 वक्री ग्रह हैं और त्रिकोणीय संबंध, अचानक से सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। 26 तारीख को जुलाई को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे और गुरु के साथ उनकी जोड़ी बन जाएगी। वैसे गुरु और शुक्र की अपनी जो केमिस्ट्री है आपस की बहुत अच्छी नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्यों? एक देवताओं के गुरु हैं तो एक दैत्यों के गुरु हैं। हाँ, अगर ज्ञान की बात करें तो दोनों का अतुल्य ज्ञान है। जहाँ गुरु हर चीज़ में पारंगत हैं, हर शास्त्र में पारंगत हैं, वेदों में पारंगत हैं, गुरु हैं, सिखाते हैं, वहीं शुक्र भी अपने आप में गुरु हैं, वो भी हर चीज़ में पारंगत हैं, वेद से लेकर। लेकिन शुक्र के पास तो विद्याएं हैं, तंत्र विद्या से लेकर महामृत्युंजय विद्या तक, मृत्यु संजीवनी विद्या तक शुक्र के पास है। जिसको पता है कहानी कि शुक्र देवता ने कैसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करके फिर असुरों को कितना हेल्प किया था। तो दोनों ही क्योंकि ज्ञानी, और 2 ज्ञानवान लोग ना वो कभी भी बनती नहीं है उनकी। आप किसी भी ज्योतिषी से पूछ ले, कभी भी किसी ज्योतिषी की वो बड़ाई नहीं करेगा। हर ज्योतिषी, किसी भी ज्योतिषी देख लीजिए, उसको कुछ नहीं आता, उसको जो आजकल चल रहा है इंटरनेट पे आप जाओ, हर ज्योतिषी एक दूसरे ज्योतिषी को बुरा ही कह रहा है, उसको कुछ नहीं आता, मुझे आता है, मुझे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये एक ज्योतिष, कभी कभी कुछ शास्त्रों में लिखा ज्योतिष एक शापित विद्या भी है। एक कहानी है, कभी बाद में समय मिला तो बताऊंगा, जहाँ पे पार्वती माता ने ज्योतिषियों को श्राप दिया था कि ये कभी भी एक सभा में साथ में बैठकर बात नहीं कर सकते। तो वो होता है जब 2 बहुत ज़्यादा ज्ञानपूर्ण लोग आते हैं ना साथ में, तो उनकी बनती नहीं। वैसे ही गुरु और शुक्र की बनती नहीं है। लेकिन अपने आप में क्योंकि दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो उनका पंचम भाव में आना, बुद्धिमत्ता हो, लक्ष्मी हो, क्रिएटिविटी हो, भाग्य हो, हर चीज़ में वृद्धि आएगी। शुक्र योग कारक हैं, वहीं बुध बृहस्पति आपके नेचुरल धन कारक हैं, धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। और इनका यहाँ से लाभ स्थान को देखना, धन प्राप्ति के लिए तो ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छा इम्पैक्ट देंगे। सप्तम से 11वें में है, बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, और प्रॉपर्टी बेच के लाभ हो, प्रॉपर्टी से लाभ हो, अपने आइडियाज से लाभ हो, सब कुछ अच्छा है। नए रिलेशनशिप का योग बन जाता है। पंचम में गुरु शुक्र हैं, बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता अलग ही लेवल पर जाएगी, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा। नवम से नवम में है भाग्य का साथ, और धार्मिक स्थलों के दर्शन भी मिलेंगे। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी तो आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा मैंने कहा बनती नहीं है। तो आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका जो होगा, पहला आपके बच्चों की सेहत और आपके बच्चों से संबंध ये बिगड़ सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये बहुत अच्छा है। एक गोचर देखिए और होगा मंगल का 28-29 जुलाई के आसपास, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा गोचर है तो मैं उसको अगस्त के महीने से उसका विश्लेषण करूंगा। तो ये महीना ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें कहीं उन पर ध्यान दीजिएगा, और जो अच्छी चीज़ें कहीं उनका लाभ उठाइएगा। सेहत वाइज ENT की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, एसिडिटी, गॉल ब्लैडर, किडनी के जिनको ऑलरेडी रोग चल रहे हैं, और फूड इन्फेक्शंस, ये इस महीने ज़्यादा तंग आपको करने वाले हैं। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। शुरू करेंगे मंगल से। मंगल जुलाई के अंत में आपके अष्टम भाव में आ चुके होंगे। अब मंगल क्या है, आपके 10वें घर के स्वामी हैं, और मंगल आपके 3रे घर के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी का अष्टम में जाना जॉब चेंज की तरफ एक इंडिकेशन देता है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत टाइम से अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो जॉब चेंज करने का मौका मिलता है। और 3रे घर के स्वामी मंगल का अपने से 6ठे भाव और अष्टम में आना, लग्न से अष्टम, अपने से 6ठे भाव में आना, और ये अष्टम भाव क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मंगल क्या है, प्रॉपर्टी। 3रा भाव जहाँ के वो स्वामी है, वो अष्टम से अष्टम, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति के कुछ वाद विवाद सुलझाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। ये जो मंगल हैं, इनकी एक दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। 10वें घर के स्वामी का एक प्रभाव लाभ स्थान पर अष्टम से। अगर आप अपने इनकम के सोर्सेस को बदलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। और यही मंगल अष्टम से बैठे धन स्थान को भी देखेंगे, यानी कि लाभ और धन का कनेक्शन, यानी कि और अष्टम में बैठे मंगल
अचानक से धन लाभ, और वो एक दृष्टि उनकी तीसरे घर पर भी होगी जो उनकी खुद की राशि है, यानी कि बल पराक्रम शौर्य हिम्मत सब कुछ रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि ये मंगल अष्टम में है तो मंगल दोष बन रहा है। सप्तम से अष्टम में शनि जो वक्री हैं और लग्न से अष्टम में मंगल, और ये दोनों समसप्तक। भयंकर मैरिड लाइफ में झगड़े, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि किसने लिखा था कि आप कितने टाइम से मैरिड लाइफ का नेगेटिव ही बता रहे हैं। देखिए जो योग है मैं तो वही बताऊँगा। अब मुझे इसमें कुछ ना ही ज़्यादा कुछ खुशी मिलती है, ना ही कुछ दुख होता है कि मैं नेगेटिव बताऊं या अच्छा बताऊं। यथासंभव जो दिखता है मैं वही बताता हूं। अब अगर मैरिड लाइफ पर कुछ ग्रह का बुरा प्रभाव है तो मैं बुरा ही बोलूँगा। अब मैं ये बोलूँ कि हाँ सप्तम में अंगारक दोष है, बहुत अच्छा हो जाएगा मैरिड लाइफ में, तो वो तो फिर पूरी कल्पना है ना, उसमें बताने का क्या फ़ायदा। फिर तो आप कुछ भी सुनिए जो आपका मन है। अगर मेरे चैनल पे तो मैंने शुरू से, जब से मेरा चैनल बना है, मैंने विवेचना ग्रहों की करी है और जो भी कहा है उसको एक रीज़न साथ में दिया है। तो ये कहना कि मैरिड लाइफ के बारे में आप गलत ही बताते हो, वो आपकी कल्पना हो सकती है। मैं तो वही बताता हूँ जो मुझे दिखता है। तो क्योंकि अभी मंगल दोष बना हुआ था, अभी आगे भी मंगल दोष ही बना हुआ है। आपके सप्तमेश अभी अपने से 12वें में है, फिर वो केतु के साथ आ जाएंगे। मंगल दोष बना है और शनि का समसप्तक योग है, तो ये अच्छा कहाँ से हो सकता है। तो इसलिए मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स अभी रहेंगी। सप्तम में केतु बहुत टाइम तक है, एक केतु ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी तो हो रहा है, तो वो भी प्रभाव बढ़ेगा ही। ये आपके अपने खुद की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वक्री शनि लग्नेश वक्री है, मारक भाव में है, अष्टम में मंगल और फिर शनि की दृष्टि, ये इंजरी का योग भी बनाता है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। पैसों के मामले में भी बहुत केयरफुल रहना है। दिखावे मत जाइएगा कि दिखाना शुरू कर दिया मेरे पास इतना पैसा है उतना पैसा है, गलत इम्पैक्ट रहेगा। मैरिड लाइफ पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट रहेगा। शनि मंगल कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं। कंस्ट्रक्टिव यही हो सकता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, रुका पैसा, विदेश से पैसा, गुप्त धन, इन सब में लाभ होगा। लेकिन अष्टम में शनि मंगल का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए और आपके अपनी खुद की सेहत के लिए, क्योंकि अष्टम में मंगल है, मैंने कहा चोट चपेट के कारक बन जाते हैं अष्टम में, स्पेशली जब वक्री शनि का या किसी भी वक्री का ग्रह का प्रभाव, ऊपर से लग्नेश को भी मंगल अष्टम से देख रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध और उनकी सेहत, ये नेगेटिव एक प्रभाव रहेगा। 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा जो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी ना, उसमें कमी लाएगा। वैसे तो जैसे मैंने कहा बुध का वक्री होना आपके लिए ठीक ही रहेगा, लेकिन हाँ छठे घर में वक्री थे तो फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहेंगे अगस्त के 11 तारीख तक। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का लेवल थोड़ा सा कम होगा। 17 तारीख को गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य आ जाएंगे आपके 7वें घर में। 7वें घर के स्वामी हैं और केतु के साथ बैठे हैं। अब जो बिजनेस करते हैं और कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उनके लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य हैं और वो ग्रहण दोष युक्त हो गए केतु के साथ, पूरा 1 महीना ये ग्रहण दोष रहेगा। अब सूर्य 7वें घर में मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि कहाँ से बता दूं जब दिख ही रहा है कि बुरा है। ग्रहण दोष लगा है, सप्तम से अष्टम में वक्री शनि है और मंगल दोष लगा हुआ है, तो ये मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। लड़ाई झगड़े से लेकर इवन सेपरेशन तक के योग यहाँ पर बहुत जल्दी बन सकते हैं। केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही कुंभ वाले लोगों के साथ ये हो जाएगा, लेकिन अगर कुंडली ऑलरेडी खराब है, नहीं मिली हुई अच्छी, और ऑलरेडी आपके झगड़े चल रहे हैं, बहुत झगड़े चल रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। सप्तम में सूर्य केतु, जिसमें से सूर्य सप्तमेश है, ग्रहण दोष युक्त है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आप पर झूठा आरोप लगाएंगे, आपके दोस्तों से धोखा मिल सकता है, पार्टनर से धोखा बिजनेस में मिल सकता है, और आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास होगा। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। सूर्य केतु जहाँ कुछ पुराने काम, सरकारी कार्य पूर्ण करने में मदद करेंगे, लेकिन अपने आप में इवन बिजनेस में भी थोड़ा बदलाव लाने में हेल्प करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में जैसा मैंने कहा थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। 21 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। मैं कई बार बताता हूँ, मेरे हिसाब से ये ऐसा भाव है जहाँ पर शुक्र सबसे क्षीण होते हैं, सबसे वीक होते हैं। शुक्र सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनका हर ग्रह में कहीं ना कहीं अच्छा ही भाव दिखाया गया है, अच्छा ही रिजल्ट दिखाया गया है, होता भी है कम ज़्यादा कम ज़्यादा, लेकिन 6ठा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे वो क्षीण हो जाते हैं।
अच्छी चीज़ है कि योग कारक ग्रह छठे घर में आ रहे हैं, तो फिर से लीगल चीज़ों के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रॉब्लम्स को समझकर सॉल्व करने के लिए 9 दिन के लिए उनकी बुध के साथ युति है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र क्या है, चौथे घर और नवम के स्वामी है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कागजी कार्यवाही अटक रही थी, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे। नवम के स्वामी अपने से 10वें, पिताजी के कुछ काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन शुक्र का छठे घर में जाना जीवन से भौतिक खुशियों को दूर करता है। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में, जैसे हमने कहा, जब कारक भी छठे भाव में आ गया यानी कि लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव इम्पैक्ट है मैरिड लाइफ के लिए। यहाँ से करीबन 1 महीना तक जब शुक्र छठे घर में रहेंगे ना, आप कभी कभी थोड़ा उदास हो सकते हैं। तो अपनी मेंटल सेहत पर और मेंटल हैप्पीनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। 30 तारीख को एक और गोचर होगा बुध का, लेकिन क्योंकि वो पूरा फिर से महीने के अंत में है, तो मैं सितंबर के महीने से ही वहाँ पर चलूँगा या उनको कंसिडर करूँगा। तो ये महीना थोड़ी स्थिरता अवश्य लाएगा, लेकिन उग्रता काफ़ी लाएगा। धन कमाने के नए मौके खोलेंगे, लेकिन सेहत पर बुरा प्रभाव, इंजरीज के योग इस महीने बहुत बन रहे हैं, काफ़ी केयरफुल रहिएगा। अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर के महीने में सबसे पहला जो गोचर हम कंसीडर करेंगे बुध का ही होगा। बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब बुध सप्तम से दूसरे और सप्तम से लाभ के स्वामी है, सप्तम से 11वें के स्वामी है, तो उनका यहाँ पे आना और सप्तमेश से जोड़ी बनाना, बुध आदित्य योग बनना, ये पुनः बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य सप्तमेश है और उनका बुध के साथ यहाँ पे आना, पुनः अगर आपका डाइवोर्स की शादी चल रहा था, ये 2-3 महीने है ना, अगस्त सितंबर, यहाँ पे अगर, क्योंकि देखिए अब ऑब्वियसली शायद हर कोई इससे रिलेट ना कर पाए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत कंसल्टेशंस करता हूँ तो मुझे पता है कि लोगों के डाइवोर्स केस भी 1.5-2 साल के क्या उससे लंबे चलते हैं, तो परेशान हो जाते हैं लोग दोनों साइड से। पहले शुरू में तो हो जाता है कि भाई अभी डाइवोर्स केस करेंगे, एंड में आके दोनों ही परेशान होकर फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये वो टाइम है कि जहाँ पे आप चीज़ों को, अगर केस आपका लंबा खींच रहा था तो ये 2 महीने हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज भी देखें, क्योंकि बुध सूर्य की जोड़ी है और केतु, यानी कि कोई बहुत पुराना भी, अगर अदरवाइज भी, नॉट ओनली मैरिड लाइफ, और भी कोई बिजनेस का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, अदरवाइज कोई ओपोनेंट के कारण आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कोई केसेस चल रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी एक समय है। सप्तम भाव एक प्रकार से बहुत अच्छा भाव होता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस के लिए भी देखा जाता है उसको। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको अपने जीवन में कई प्रकार के केसेस को सॉल्व करने का। यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध जब आ रहे हैं तो बिजनेस में नए आइडियाज़, बिजनेस में नए बदलाव लाने का भी आपको मौका देकर जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार से कई चीज़ों में लाभ आपको मिलेगा। और बुध आदित्य योग है तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, केतु के साथ है तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। बुध खुद पंचमेश है और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम है बच्चों का, उनको भी लाभ मिलेगा। और इवन रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद 7 तारीख को क्या होगा, बहुत बड़ी चीज़ होगी, ग्रहण। अभी तो सूर्य केतु के साथ ही ज्योतिषीय ग्रहण दोष है। एक जब ग्रहण लगते हैं, हम कहते हैं आज ग्रहण लग रहा है, कल ग्रहण लग रहा है, तो वैसा ही ग्रहण लगेगा आपके लग्न भाव में जब चंद्रमा आपके लग्न में होंगे। ये होगा 7 सितंबर को कुंभ में। लग्न में ग्रहण का लगना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ऑलरेडी आपके मारक भाव में इतने सारे ग्रह हैं, आपके लग्नेश वक्री हैं, अष्टम में मंगल है जो मैंने कहा था चोट चपेट से लेकर इंजरीज और सर्जरीज और सेहत के लिए बुरा है। अब लग्न में जब ग्रहण लग रहा है, इसका अगला ग्रहण कहाँ लगेगा, ये जब 2 ग्रहण आसपास लगते हैं ना तो बहुत कुछ बदलता है। अगला ग्रहण आपके अष्टम भाव में ही लग रहा है। सेहत के लिए सितंबर का महीना अच्छा नहीं है, काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप देखेंगे सितंबर के शुरुआत से ही ऑलरेडी अगर देखिए आपको रोग चल रहे हैं बड़े, तो बहुत केयरफुल रहिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज के हिसाब से आपको आ सकती है। मन बहुत घबराएगा, मन चिंतित बहुत रहेगा, मन में एक अजीब सा अधूरापन रहेगा। और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल शायद उतना नहीं, लेकिन पर्सनल लाइफ यहाँ पे ना, इमोशनल लाइफ आपको बहुत तंग करेगी। तो ये ग्रहण का लग्न में लगना बहुत अच्छा नहीं है। अच्छी चीज़ है कि लग्न में जब ग्रहण लगता है तो व्यक्ति को कुछ झटके लगते हैं जिससे वो सुधरता है। तो आपके साथ भी शायद यही होगा, कुछ ऐसा, मे बी हेल्थ को लेकर कुछ ऐसा हो कि आप बहुत सीरियस हो जाए, मे बी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसा झटका लगे कि आप बहुत सीरियस हो जाए। लेकिन हाँ, ये संवेदनशील है।
13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। मंगल आपके दशमेश हैं और त्रियेश हैं, दो उपचय भावों के स्वामी भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य पराक्रम दोनों का साथ भरपूर मिलेगा। 10वें के स्वामी अपने से 12वें में ट्रांसफर्स और जॉब चेंज का योग बनाता है, और उनका यहाँ से 12वें घर को देखना यानी कि विदेश से लाभ, तीसरे घर अपने खुद के घर को देखना, और भाग्य स्थान में भाग्य और पराक्रम का भरपूर योग दिखाता है। और उनका चौथे घर को देखना, चौथे से 12वें के स्वामी है, पुनः सितंबर के मध्य भाग के बाद प्रॉपर्टी बेचने का बहुत सुंदर योग बन जाता है। लेकिन मंगल नवम में है और शनि से षडाष्टक योग बना हुआ है और शनि वक्री है, तो ये बॉसेस से संबंध बिगाड़ता है। नवम में वैसे भी मंगल बॉसेस से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे षडाष्टक योग बन गया तो बॉसेस से दिक्कत रहेगी। राहु का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव भी मंगल पर है। अब क्योंकि मंगल कर्मेश है और गुरु धनेश और लाभेश है, तो उन पर मंगल पर गुरु का प्रभाव धन की वृद्धि कार्यक्षेत्र बिजनेस में दिखाती है। और राहु का लग्न से बैठकर देखना यानी कि भाग्य हो, पराक्रम हो, बल हो, शौर्य हो, इंटेलिजेंस हो, हर चीज़ में वृद्धि होने वाली है। लेकिन हाँ, बॉसेस से प्रॉब्लम्स तो आपकी रहेगी। लेकिन ये मंगल की स्थिति एटलीस्ट ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था उसको थोड़ा बहुत काउंटर अवश्य करेगी। मंगल पंचम से पंचम में है तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और मंगल क्योंकि तीसरे घर को देख रहे हैं और 12वें घर को देख रहे हैं, ये कनेक्शन धार्मिक यात्राओं का भी होता है और ये कनेक्शन विदेश की यात्राओं का भी होता है। तो मंगल का गोचर फिर भी आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है, बॉसेस से बच के रहिएगा। 15 सितंबर को 2 गोचर होंगे बुध और शुक्र का। बुध जहां अष्टम में आ जाएंगे, शुक्र वहां सप्तम में आ जाएंगे। अब अष्टम के बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, एक्सेप्शन है, जैसे 12वें घर के शुक्र वैसे अष्टम के बुध। ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, ये अचानक से गुप्त धन, पैसे के नए सोर्सेस, विद्या प्राप्ति, रिसर्च बहुत अच्छा है। और क्योंकि वो 10वें से अष्टम और लग्न से अष्टम के स्वामी हैं और लग्न से अष्टम और 10वें से 11वें बैठे हैं, अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये वो समय है जब आपको कोई बहुत अच्छी, अभी मंगल ने भी गोचर में योग बना है, ये वो टाइम है जब आपको बहुत अच्छी कोई जॉब विद गुड चेंज, गुड ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा पैकेज आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र सप्तम में आ जाएंगे। अब वो क्योंकि केतु के साथ फंस गए, केतु और शुक्र की जोड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये फिर से मैरिड लाइफ में देखिए परेशानियां रहेंगी। और हाँ, क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह है और फिर उनका केतु के साथ फंसना, क्योंकि सूर्य तो निकल जाएंगे 2 दिन में, लेकिन केतु के साथ वो फंस जाएंगे तो ना, शुक्र राहु के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन केतु के साथ शुक्र का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता, केतु के साथ सॉरी। तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखाता है, कुछ काम आपके ना अटकने शुरू हो जाएंगे ये शुक्र के गोचर, क्योंकि योग कारक केतु के साथ आगे आप देखेंगे बिजनेस हो, काम रिकॉग्निशन हो, काम आपके थोड़े से अटकने शुरू हो जाएंगे और मैरिड लाइफ में तो प्रभाव इसका रहेगा ही। सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा और वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम के सूर्य कोई बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन विपरीत राजयोग बनाते बुध के साथ बैठे हैं और सप्तमेश हैं, तो बिजनेस में कुछ बड़ा पैसा, बड़ा काम मिल सकता है, सरकारी काम अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है, तो अचानक से पैसा, लेकिन शनि वक्री है तो इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी। हाँ, अब पिता पुत्र आमने सामने आ गए तो यहाँ पे क्या होगा ना, अथॉरिटी से प्रॉब्लम, सरकार से बाधाएं, ये सब आना स्टार्ट हो सकती है। आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। सूर्य बॉसेस के कारक है और मंगल बॉसेस के स्थान में है, तो ये बॉसेस से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो शुरू हुई थी, वो सूर्य के कारण और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इसका ध्यान दीजिएगा। 21 तारीख को ग्रहण लगेगा, एक और सूर्य ग्रहण, 2 हफ्ते के अंदर 2 ग्रहण। चंद्रमा जब अष्टम भाव में होंगे, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर, तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर। अब देखिए, एक ग्रहण लगा आपके लग्न भाव में, एक ग्रहण लगा आपके अष्टम भाव में। नेगेटिव चीज़ें पहले, सेहत के लिए मान के चलिए सितंबर का महीना बहुत कष्टकारी है। क्रॉनिक डिजीज़ अगर आपको हैं, लंबी बीमारियां हैं, तंग करेंगी, कुछ बड़ी डिजीज़ डायग्नोस हो सकती है, कोई हेरिडिटरी इशू है, कोई फैमिली इशू है, वो डिटेक्ट हो सकता है, और सेहत बार बार खराब रहा करेगी और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि एक ग्रहण लग्न में लगा, एक ग्रहण अष्टम में लगा, यानी कि अपने पूरे जीवन के नियंत्रण को समझने के लिए, अपने पूरे जीवन को समझने के लिए, आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा योग है। तो जहाँ सेहत बिगड़ेगी वहीं बहुत नई चीज़ें समझ आएंगी और अपने जीवन को रिस्ट्रक्चर करने का भी आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। सूर्य आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, तो उन्हीं पर ग्रहण लगना
और यहाँ पे बुध भी हैं जो अष्टमेश ही हैं। अचानक से देखिए ये 21 तारीख के बाद का टाइम बहुत ईजी नहीं रहेगा, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पे 10वें से 11वें में लग्न से अष्टम में इतने सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा सकती है, इसका योग भी बनता है। लेकिन हाँ ये है कि ये जो भी उथल पुथल मचेगी ये बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, एक क्लैरिटी लेकर आएगी, इमीडिएटली नहीं, मे बी 2-3 हफ्ते के अंदर। लेकिन इनिशियली जो एक ग्रहण है ये सेहत के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसमें बहुत केयरफुल रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है। और वक्री शनि का प्रभाव अष्टम पर है इतने सारे ग्रहों पे, और ये सारे ग्रहों का प्रभाव शनि, वक्री शनि पर भी होगा, तो गलत फाइनेंशियल निर्णय और वाणी पर कंट्रोल भी जा सकता है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम, लिवर के प्रॉब्लम, किडनी गॉल ब्लैडर की दिक्कतें, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में, क्रॉनिक डिजीज़ ये सब है, उनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी कष्टकारी है। अपनी सेहत पर बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा सितंबर के महीने में। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए एक साथ ही कर लें उपाय सारे, नहीं मिलता टाइम तो 1-2 दिन में कर सकते हैं। एक कुछ उपाय एक दिन कर लिए, कुछ अगले दिन कर लिए। पहला उपाय है किसी भी मंदिर में सतअनाजे का दान करना है, 7 प्रकार के अनाज मार्केट में मिल जाता है। दूसरा है किसी भी गौशाला में फलों का दान करना है ताकि गौ माता फलों का सेवन कर सके। तीसरा उपाय है शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करना है और वहीं पर बैठकर आपको ओम रवि पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। एक पात्र में गंगा जल, इत्र और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी भैरव जी के मंदिर में जाकर एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करें और वहीं पर बैठकर भैरव चालीसा का 4 बार पाठ करें। इनकेस मंदिर नहीं है आपका आसपास भैरव जी का, तो आप अपने घर में ही भैरव जी का स्मरण करके ये उपाय कर सकते हैं। कोई मूर्ति आदि भैरव जी का कि अपने घर में ना रखें अगर आप दीक्षित आदि नहीं हैं तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।